नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 8 अप्रैल से होगा बीजेपी विधायकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता पढ़ाएंगे राष्ट्रपति का पाठ। अधर में लटका देहरादून की इंदिरा मार्केट की नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य। 2017 में मिली थी मार्केट के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी। व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट। मेरगामा के बाद बीजेपी पार्षदों पर अवैध रूप से संपत्ति कब्जाने का बड़ा आरोप। वकील विकेश सिंह ने किए बड़े खुलासे। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए बड़े कारनामे। कांग्रेस ने बीजेपी पर खड़े किए सवाल। विपक्ष से घबरा गई सरकार। लोकतंत्र की हत्या का लगाया आरोप। 25 से 30 अप्रैल प्रदेश भर में बीजेपी के खिलाफ निकालेंगे रैली। और उत्तराखंड में बारिश और सर्द हवाओं ने फिर बढ़ाई ठंड। मूसलाधार बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त, किसानों की फसलों को भारी नुकसान। और चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश को 182 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री आवास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में 500 बेड्स के नए ब्लॉक का शिलान्यास किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखंड में कई बेहतर कार्य हो रहे हैं। लगातार जहां कोरोना महामारी के समय में हमारे प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन से लेकर तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं का, ऑक्सीजन प्लांटों के निर्माण से लेकर तमाम अवस्थापना सुविधाओं का उन्होंने लगातार हमारे प्रदेश की चिंता करी और अच्छा इस्टेब्लिशमेंट हमारा हर क्षेत्र में हुआ। वहीं चारधाम यात्रा के लिए भी उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य पर होने वाली जो सुविधाएँ हैं वो केंद्र के स्तर पर और स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर लगातार उनको प्रदान करेंगे। इस बार 2 बड़े काम हमारे राज्य में होने जा रहे हैं। पहला तो यह है कि गर्भवती महिलाओं को घर से हॉस्पिटल लाना और हॉस्पिटल से घर तक छोड़ना, ये पहले योजना थी। अब हम इसमें और चीज़ ऐड कर रहे हैं कि जितनी गर्भवती महिलाएं हैं उनके प्रसव होने से पूर्व 1 हफ्ता पहले हम उनको हॉस्पिटल में लेके आ जाएंगे। प्रदेश में बीजेपी के विधायकों की 8 अप्रैल से 3 दिन प्रशिक्षण पाठशाला चलेगी। इस प्रशिक्षण में विधायकों के प्रोटोकॉल और अफसरशाही के हावी होने का मुद्दा भी गरमाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय नेता वर्चुअली माध्यम से विधायकों को सांगठनिक, राजनीतिक और चुनाव प्रबंधन के पाठ पढ़ाएंगे। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि 8, 9 और 10 अप्रैल को देहरादून में पार्टी के सभी विधायकों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर अपने कार्यकर्ताओं को हमारे जो जीते हुए जनप्रतिनिधि आते हैं उनको लेकर के हमेशा प्रशिक्षण देने की एक प्रक्रिया रही है। उसी के तहत हमारे चाहे हमारे मंडल में के कार्यकर्ता हों, चाहे जिले के हों, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी, इनके प्रशिक्षण शिविर पहले पूर्व में ही हमारे प्रदेश में उनको प्रशिक्षण दे दिया गया है। इसके बाद हमारे जो जनप्रतिनिधि विधायक गण हैं, विधायकों को प्रशिक्षण शिविर लगाने की योजना है और 8, 9 और 10 अप्रैल को देहरादून में ही 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगने वाला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। करण माहरा ने राहुल गांधी की सांसदीय खत्म करने वाले मसले पर सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि षड्यंत्र के तहत भारत में लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। विपक्ष के लोगों के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, जिसके खिलाफ अब कांग्रेस 8 अप्रैल के बाद एक मुहिम चलाने जा रही है, जिसमें बीजेपी के 29 सांसद जिन्होंने हेट स्पीच दी है उन सबके खिलाफ तहरीर दी जाएगी। और इसके साथ ही 25 से 30 अप्रैल को प्रदेश भर में एक रैली का आयोजन होगा, जिसका उद्देश्य बीजेपी की हकीकत बताना होगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को जनता तक लेके जाएगी। केवल राहुल गांधी का सवाल नहीं है, राहुल गांधी का व्यक्तित्व इन चीजों से कहीं ऊपर है। उनको जेल में बंद कर दो, उनकी सदस्यता ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। राहुल गांधी है जिनको लोग चाहते हैं। इस देश में हर विपक्ष के उस आदमी की
उस व्यक्ति की आवाज को दबाया जा रहा है जो सरकार के काले कारनामों की ओर को इंगित करता है या कुछ बोलता है। उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, ईडी और सीबीआई के माध्यम से लोगों को परेशान किया जा रहा है। जो लोग बीजेपी ज्वाइन कर ले रहे हैं उनकी जांचें समाप्त हो जा रही है, उनके केसेस का पता नहीं चल रहा। जो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वहीं हल्द्वानी में भी विधायक सुमित हृदेश और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राहुल गांधी के सवालों से डर गई है, इसीलिए जल्दबाजी में उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई और अब सरकार उनका बंगला खाली करा रही है। केंद्र सरकार आज विपक्ष से घबरा गई है और जनता 2024 में बीजेपी को इसका करारा जवाब देगी। केंद्र की सरकार डर गई उनके प्रश्नों से और संसद में किसी भी मंत्री ने, ना प्रधानमंत्री ने कोई सही जवाब दिया। और राहुल जी जिस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे जो बदहाल होती जा रही हैं, ध्वस्त होती जा रही हैं, आर्थिक सामाजिक न्यायिक व्यवस्थाएं जो ध्वस्त होती जा रही हैं, जब वो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार डर जाती है। और ये डर का नतीजा है कि आनंद फानन में गुजरात के एक सेशन कोर्ट पे मानहानि का कोई केस था, उसमें उनकी सदस्यता तुरंत, कोर्ट ऑर्डर निकला नहीं उससे पहले 26 घंटे में सदस्यता रद्द और उनसे कहा जाता है आप अपना बंगला खाली करिए। तो मैं संदेश देना चाहता हूँ, पहली बात तो राहुल गांधी जी के करोड़ों करोड़ों निवास हैं यहाँ पे, क्योंकि उनके करोड़ों करोड़ों चाहने वाले इस देश में हैं और हम सबके जो घर हैं वो राहुल गांधी जी के घर हैं। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा की संपत्ति में अचानक हुई बढ़ोतरी का मामला उछला तो कई और नाम उजागर हो गए। अब मेयर के बाद एक बीजेपी पार्षद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कमली भट्ट जो बीजेपी पार्षद हैं, उन पर लोगों की जमीन हड़पने का आरोप लगा है और न सिर्फ इतना बल्कि अपनी साथी और बीजेपी आईटी सेल की कार्यकर्ता को भी इस बीजेपी पार्षद ने अपने साथ भूमाफिया बना डाला। क्या है बीजेपी के इस महिला भूमाफिया का गैंग? सुनिए सुनिए सुनिए, संपत्ति बढ़ोतरी में अकेले नहीं गामा, मेयर के साथ साथ पार्षद ने भी भर लिया अपना खजाना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पहले हमने आपको देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा का कारनामा बताया और अब आपको बताते हैं बीजेपी के पार्षद कमली भट्ट का सफरनामा, वो भी पार्षद बनने के बाद कि कैसे उन्होंने दूसरों की संपत्ति को हड़पने का काम किया। बता दें कि ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि ये खुलासा किया है एडवोकेट विकेश सिंह नेगी ने, जिनके पास वो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके आधार पर वो बीजेपी पार्षद कमली भट्ट को भूमाफिया बता रहे हैं। सुनिए। देखिए जी, ऐसा है, कमली भट्ट खुद भूमाफिया है और आपका मैं प्रूफ दे रहा हूँ कि अभी नगर निगम की एक ज़मीन बताते हुए इन्होंने एक पीड़ित पक्ष से सेटलमेंट करवाया, उससे एक्सटॉर्शन के तौर पे ज़मीन लिए कमली भट्ट ने और उसके पार्टनर अतुल शर्मा ने, जिसका प्रूफ ये रहा। ये है आपकी कमली भट्ट की रजिस्ट्री, ये है अधोईवाला का खसरा नंबर 1058, जिसमें इन्होंने नगर निगम का बंजर बता के वहाँ पर कुछ पार्ट में नगर निगम की रखी है और कुछ प्राइवेट आदमी की जो ज़मीन तब छोड़ी। और ये कमली भट्ट ने उसके बाद ये ज़मीन अपने नाम रजिस्ट्री कराई और अपने पार्टनर अतुल शर्मा की वाइफ के नाम, पूनम शर्मा, जो बीजेपी की आईटी सेल की सदस्य हैं। ये रही उसकी कॉपियाँ और ये है 186 गज की। तो ये क्लियर कट पीसी एक्ट का और एक्सटॉर्शन का मुकदमा बनता है। यानी कि लोगों से संपत्ति हड़पने के खेल में पार्षद कमली भट्ट अकेली नहीं है, बल्कि इस खेल में बीजेपी का महिला गैंग जुड़ा हुआ है। वो इस खेल को बखूबी खेलता आ रहा है, लेकिन अभी तक किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगने दी। वहीं कमली भट्ट पर सिर्फ संपत्ति हड़पने का ही आरोप नहीं है, बल्कि चुनाव के दौरान अपनी संपत्ति का गलत ब्यौरा देने का भी आरोप है। 300 गज का, जबकि आधे बीघे से ऊपर की प्रॉपर्टी है और ये 2015 में इन्होंने ले ली थी। इसके अलावा इन्होंने ये सरकारी, इसमें ग्राम समाज का नंबर है और इन्होंने जो सेल डेट दोबारा करी 2020 में वो करी 192 में, और जबकि इनका खसरा नंबर 191 है, वो ग्राम समाज का नंबर है। इसके अलावा इनको ये जमीन दान में मिली। इनसे इतना क्या लगाव था, ये कमली भट्ट को दान में मिलती है, सेटलमेंट में जमीन मिलती है, ये क्या ये सब संदेश क्या जाता है, भ्रष्टाचार का संदेश जाता है नहीं। इसके अलावा इन्होंने जो अपना चुनाव आयोग में अपना हलफनामा दिया, उसमें इन्होंने अपने पति की लीज डेट छुपा दी। ये 2017 में लीज डेट हो रही है, ये 2.5 बीघे की लीज डेट है, ये भी इन्होंने चुनाव आयोग में छुपाई है।
आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इस खेल में सिर्फ ये चुनिंदा नाम ही शामिल नहीं है, बल्कि कई बीजेपी पार्षद और कैबिनेट मंत्रियों के भी नाम हैं, जो ऐसे कारनामों को अंजाम देते आ रहे हैं। लेकिन मजाल है कि कोई इनका बाल भी बांका कर जाए। विकेश नेगी के मुताबिक वो जल्द ऐसे बड़े नामों का खुलासा करने वाले हैं। अब हमने तो आपको बता दिया, अब हमने आपको कमली भट्ट का बता दिया, जो मैं आपको पार्षद का बता रहा था, जो जल्दी आने वाला है। इसके अलावा 1-2 पार्षद और हैं, और बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं 2। इसके अलावा महानगर अध्यक्ष जो वर्तमान में हैं, उनके द्वारा सरकारी जमीन में खुद उसका मुआवजा लेके दोबारा सरकारी जमीन में फ्लैट बना दिए, खाले पे फ्लैट बना दिए, जिसका मैं प्रूफ आपको 2-4 दिन में वो भी दे दूंगा मैं। बता दें कि बीजेपी पार्षद से पहले देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा पर आरोप लगाए गए कि 2018 में कुर्सी संभालने के बाद उनकी संपत्ति में 10 गुना की बढ़ोतरी हुई, जिस पर खूब हंगामा हुआ। हालांकि इस पर पहले तो मेयर साहब चुप्पी साधे रहे, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई पेश की, जो कि नाकाफी थी। हालांकि जिस तरह से एकाएक खुलासे हो रहे हैं, वो वाकई में चौंका देने वाले हैं, क्योंकि ये जनता की सेवा का चोला ओढ़े अपनों की सेवा में लगे, शहर के विकास के नाम पर लगातार अपना विकास कर रहे हैं। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इसी पूरे मसले पर हमने एक्टिविस्ट विकेश नेगी से खास बातचीत की, देखिए। नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान, और आज हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता, आरटीआई कार्यकर्ता और पेशे से एडवोकेट विकेश सिंह नेगी जी। विकेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। इन दिनों विकेश जी बहुत बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, किस तरीके से राज्य के भीतर, उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है, इसे लेकर बड़े बड़े खुलासे इन दिनों विकेश जी ने किए हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल विकेश जी आपसे यही है कि आपने जो भी हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा को लेकर, उसके बाद काफी ज्यादा हलचल मचती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या है? देखिए, कई दिन से हमने जैसे फेसबुक वगैरह में सुनते थे, लोग कमेंट करते थे कि देहरादून के मेयर सुनील गामा पे इतनी संपत्ति है। तो हमने जब आरटीआई वगैरह में डालना शुरू करा, पता करना शुरू करा, तो निकल के आई इनके पास तो कई 50 करोड़ के ऊपर की प्रॉपर्टियां निकल के आ गई जी। तो धीरे धीरे अब ये जब करप्शन का तो इतना बड़ा मैटर है, क्योंकि लाभ का पद है नहीं, कहाँ से सोर्स ऑफ इनकम आ रही है, तो इस विषय में जब हमने सारा देखा तो इनके ऊपर तो कई करोड़ों की प्रॉपर्टी निकल के आ गई है। जी जी। तो आपने जो पहले खुलासा किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब से लेकर उसके बाद जो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी होती है, क्या सुनील उनियाल गामा की संपत्ति में कुछ और बढ़ोतरी हुई, क्या कुछ और बदलाव हुए? देखिए, जिस समय हमने जो हमारी पहले नॉलेज में आया था, उस समय तक हमारे पास 11 प्रॉपर्टियां आई थी और 3 उनके बेटों की लीज की आई थी। उसके बाद 3 प्रॉपर्टियां और निकल के आई हैं, जो 14 बीघा और 20 बीघा और 10 बीघे के करीबन है। एक तो विकास नगर में आई है, एक गरुड़ में आई है और एक आई है सहारनपुर में जी। तो उसके बाद ये इजाफा और हुआ है, और इसके बाद 2-3 चीजें और आने वाली हैं, जो जब तक हाथ में नहीं आती मैं आपको एकदम अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। कई इनकी फर्म्स बनाई हुई हैं, फर्म जहाँ से इनका पैसा ट्रांसफर हुआ है, तो वो भी निकल के आया है अभी। और पद संभालने के बाद 10 गुना संपत्ति में बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है, जो कि खुलासा आपने किया है आरटीआई के माध्यम से। समझना चाहेंगे कि उसका अमाउंट क्या है और कितने में वो संपत्ति खरीदी गई है, और अगर उसकी मार्केट वैल्यू की बात की जाए तो उसमें कितना अंतर नजर आ रहा है? देखिए, जो 2018 पे इन्होंने डिक्लेयर करी थी वो लगभग 2 करोड़ की थी जी, चुनाव के दौरान। अब आप स्टार्टिंग वहां से करिए। 2018 के बाद इनकी प्रॉपर्टी में ग्रोथ आनी शुरू हुई। 19 से इनके यहाँ हर साल रजिस्ट्रियां होती रही जी। 19, 20, 21, 22, मतलब ये समझ लीजिए जब लोग कोविड के पीरियड में इतने परेशान थे तब इनके पास रजिस्ट्रियां हो रही थी जी। तो ये वाइट की जो वैल्यूएशन आई है, जो अभी तक जो हमने उस समय तक कैलकुलेट करी थी, वो आई थी 5.5 करोड़ की। अभी 3 प्रॉपर्टियां और आई हैं, तो उनको लगाते लगाते 6-7 करोड़ की वाइट की, जो मैं बता रहा हूँ, जो सरकारी रेट जो है मार्केट वैल्यू के हिसाब से, तो आप इसको करीबन 60 करोड़ पे लेके चले जाएंगे। तो ये इजाफा तो अब दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है जी।
ये है मैडम। अच्छा, जब इस पूरे मामले को लेकर आपने खुलासा किया, उसके बाद कई सवाल दागे जा रहे थे मेयर साहब से। हालांकि 2 दिनों तक उन्होंने चुप्पी साधी रखी, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा करते हैं, उसमें सफाई वो पेश करते हैं और ये बताने की कोशिश रहती है कि कैसे उन्होंने मेहनत करके ये संपत्ति अर्जित की है। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अच्छी बात है, उन्होंने मेहनत करी है, इसके लिए वो तो सभी को मेहनत करनी चाहिए, पर लेकिन सवाल उठता है कि 2000 भाई आपने 18 साल की उम्र से मेहनत करी और 55 साल में आप 37 सालों में आपने 2 करोड़ कमाए जी, जो आपने चुनाव आयोग में डिक्लेयर करा, हम उसको सही मानते हैं। अब आप आ जाइए, जब आप सीट पे आए जी, मेयर बने, उसके बाद आपने सीधा आपकी प्रॉपर्टी 50-60 करोड़ में चली गई, उससे ज़्यादा ही गई है अभी जो और भी निकल के आ रही है। उसमें आप कहते हैं कि जी मैं उनका जो सुन रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, तो उन्होंने कहा जी मैं इनकम टैक्स भरता हूँ, तो तब इनको पता चला। मुझे तो ताज्जुब ये लगता है कि हमारे मेयर साहब को इतना नहीं पता कि इनकम टैक्स से जो भरते हैं उसमें उनकी प्रॉपर्टियाँ शो नहीं होती हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी की डिटेल आती है वो आती है रजिस्ट्रार ऑफिस से जी। तो आप टैक्स भरते हैं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बहुत अच्छी बात है, आपने कुछ भी डॉक्यूमेंट पेश नहीं करे। सबसे बड़ी आप कहते हैं कि जी मैं, अब आपने जब डॉक्यूमेंट पेश करे नहीं, आपने बताया कि मैं तो टैक्स भरता हूँ, मैं चाउमीन बेचता था, मैं ये करता, आपने कोई लीगल कोई बात ही नहीं करी। कितना आपने बेचा, आप बोल रहे मैंने बेची, हमने कहा ठीक है आपने बेची, आप शो तो करें जी, कितना कैपिटल गेन हुआ, आपने कितना टैक्स भरा, कुछ तो शो करते हैं जी। फिर आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ कही कि मैंने 2012 में आवेदन करा था मेयर जी के साहब के यहाँ कि वो सॉरी उनके यहाँ महंत जी के यहाँ कि मुझे दुकान की जगह दीजिए। आपने करा 2012 में और महंत जी ने आपको लीज दे दी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों की आपके बेटे के नाम जी। तो आप एक तरफ उनका टैक्स पे रिबेट दे देते हैं, माफ कर देते हैं, जमा ही नहीं होता उनका टैक्स, दूसरी तरफ आपके बेटे के नाम लीज होती है जी। तो ये क्या है, ये तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार अधिनियम का मामला बनता ही बनता है। अच्छा बिल्कुल विकेश जी, जैसा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का भी जिक्र किया कि मेरे ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं, मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं, और उन्होंने एक सफाई पेश करते हुए ये कहा कि जो पहले की मेरी प्रॉपर्टी थी उसे बेचकर मैंने इतनी प्रॉपर्टी अर्जित की है। तो क्या जिस तरीके से ये तथ्य सामने रखने की वो कोशिश कर रहे थे, क्या इसका कोई आधार माना जा सकता है? कितनी सत्यता आपको इसमें नजर आती है? मैडम सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए वो कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आए, उन्होंने सीधा आए कि जी मैं अपनी हिस्ट्री बता दी, उसके बाद उन्होंने कहा जी मैंने बेची तो आपने लेके आए ना आप डॉक्यूमेंट जी। जैसे हमने आपके सामने डॉक्यूमेंट पुट करे वो पुट करके बताएं और बेची है कौन सी बेची, क्या बेची, भाई हमारे रिकॉर्ड के अनुसार तो इनकी वो प्रॉपर्टी कोई भी नहीं बिकी है। अच्छा मैं चाहूंगी आप कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिखाएं जिसमें जो हमारे व्यूवर्स यहाँ पर देख रहे हैं उन्हें ये समझ में आए कि किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो सवाल पूछ रहे हैं या फिर जो आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि कई लोग आपके इस पर भी सवाल पूछ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि आप एक तरफा चल रहे हैं, तो इसलिए मैं चाहूंगी कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ व्यूवर्स के सामने रखें। ये है, उन्होंने चुनाव आयोग में अपना हलफनामा दिया है जी अपनी प्रॉपर्टीज का 2018 में, ठीक है, और इनकम टैक्स आपने कहा मैं बी क्लास ठेकेदार हूं, तो आपका इनकम टैक्स केवल 9,000 का जाना है, ठीक। अब इसके बाद आपकी प्रॉपर्टीज की ग्रोथ जो 10 गुना बढ़ जाती है, वो लिस्ट ये रही, ये आपको मैं रजिस्ट्रार की वो ये कॉपियां दिखा देता हूँ जो ऑनलाइन निकली हुई हैं, ये है आपके बेटे को लीज होती हैं, ये सारा है आपके बेटा पार्टनरशिप में सारी लीज, आपका बेटा भी एमटेक कर रहा है कितना और कहीं जॉब कर रहा है, तो वो करोड़ों की जमीन अपने नाम कैसे कर देगा जी? कहाँ से सोर्स ऑफ इनकम आप बताइए। आप ये जो अभी 14 बीघे ये आपके नाम है जमीन, ये देखिए, ये गामा जी की फोटो देख लीजिए,
तो ये वो सारे सबूत हैं, वो एविडेंस हैं जिसके आधार पर आप आरोप लगा रहे हैं। अच्छा विकेश जी, मेरा अगला सवाल ये कि ये सब कुछ चलता रहा, 2018 में जैसे वो पद ग्रहण करते हैं उसके बाद 10 गुना बढ़ोतरी उनकी संपत्ति में हो जाती है, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी? मतलब बहुत ही हैरानी होती है ये सुनकर, क्योंकि मुख्यमंत्री के पद पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उस वक्त मौजूद थे, और क्या उन्हें भनक तक नहीं लगती है, या ये माना जाए कि उनके हस्तक्षेप के बिना क्या ये सब पॉसिबल हो सकता है? मैडम ये कुछ भी पॉसिबल नहीं होता, सबको पता था, पर लेकिन आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं था, क्योंकि त्रिवेंद्र साहब उस समय सीएम थे और गामा जी उनके नज़दीकी आदमी थे, तो कौन बोलेगा जी। ये है, अब ये चीज़ें निकल के आई, हमने तो एविडेंस के साथ आपको सारी चीज़ें दे दी। यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने की बात करते थे, दावा करते थे, वो एक तरफा अपनों को ही फायदा पहुंचाने का उन्होंने इस दौरान काम किया, ये कहा जा सकता है? ये तो आपके सामने सबूत है जी। अब कहने की तो अब सामने सबूत दे रहे हैं हम आपको, और क्या बोलेंगे हम ज्यादा। ये चीज आपके कुछ सामने, और डॉक्यूमेंट्स आपके पास? और डॉक्यूमेंट्स ये सब रजिस्ट्रियों की कॉपियां हैं, ये सारी विजिलेंस को कंप्लेन है, ये चीजें जी, एक एक चीज उसमें डॉक्यूमेंट्स है। जो चीज आप देखना चाहते हैं या जनता देखना चाहती है, जब मर्जी आप मुझसे ले लीजिए। हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपने आरटीआई से खुलासा किया है, जो तमाम एविडेंस आपने सामने रखे हैं, उसके आधार पर यहाँ देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा पर आरोप लग रहे हैं, अपनों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने का काम किया गया, खुद की झोली भरने का काम किया गया। आंकड़ों के आधार पर अगर हम चाहें तो हमारे व्यूवर्स के सामने अगर आप ये एविडेंस दिखाएं, आप ये पेपर्स शो करें कि किस तरीके से सेंट जोसेफ का भी नाम सामने आता, उन्हें भी फायदा पहुंचाने की यहाँ पर कोशिश की गई, दिखाएं जरा वो एविडेंस क्या है आपके पास? सेंट जोसेफ का हमने आरटीआई में मांग लिया है, और उसमें इनको 4 करोड़ का टैक्स अभी तक जमा नहीं हो रखा है जी। ठीक है, दूसरा जो उसकी अभी आरटीआई आई नहीं है जी, और महंत इंद्रेश को 2017 से इस पे लिख के आ रखा है, 17 से टैक्स जमा नहीं है, और उस टैक्स की कैलकुलेशन लगभग 8 करोड़ की है जी, जो टैक्स जमा नहीं हो रहा है। आम आदमी अगर टैक्स जमा ना करे उसके ऊपर ये एक्शन ले लेते हैं, और महंत जी के ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं करी इन्होंने। दूसरी चीज, महंत जी का जो टैक्स में इन्होंने छूट दे रखी, उसके बदले उनके बेटे शाश्वत के नाम जी 3 पट्टे हुए हैं। ये मैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी वो है, मैं इसमें छोटे में आपको बता देता हूँ जी। ये लीज डेट्स हैं, ये मार्क भी कर रखा है हमने। 2 लीज डेट तो 99 साल की हैं, और एक लीज डेट 29 ईयर्स की है। तो टैक्स ना जमा करने का बेनिफिट ये इनको मिला है जी। और जो वो कह रहे हैं मैंने 2012 में आवेदन करा था, उसका बेनिफिट भी आपको ये देख ले, छोटी दुकान के बदले बड़े बड़े प्लॉट्स मिल गए। तो ये आपके सामने दस्तावेज है जी। और महंत इंद्रेश की अगर हम बात करें तो वहाँ उसे लेकर क्या कुछ प्रूफ है आपके पास? वो आरटीआई में भी आपको मैंने बता दिया, 2017 से उनका टैक्स ही जमा नहीं हो रहा। मैंने अभी आपको वही पन्ना दिखाया है जी। जो 2017 से वो लिख के आ रहे हैं कि आरटीआई में कोई टैक्स जमा ही नहीं हो रखा उनका जी। तो और क्या एविडेंस चाहिए? ये तो सब एविडेंस इनके खुद डिपार्टमेंट ने लिख के दे रखा है। चलिए, तो यहाँ पर ये तमाम एविडेंस, ये प्रूफ, ये सीधे तौर पर आरोप, जैसा कि विकेश सिंह नेगी जी कह रहे हैं, आरटीआई इन्होंने लगाई, इससे खुलासा यहाँ पर हुआ है, और इन पेपर्स को झुटलाया जा रहा है, जैसा कि मेयर सुनील उनियाल गामा खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और तमाम तरह की सफाई पेश करने की वो कोशिश करते हैं। हालांकि विकेश सिंह नेगी का यह भी कहना है कि और भी कई बड़े खुलासे आगे आने वाले दिनों में हो सकते हैं, कई बड़े नाम, कई बड़े पार्षद या फिर मंत्रियों के जो नाम है वो सामने आ सकते हैं, तो इंतजार थोड़ा सा कीजिए। और जी दूसरी चीज, हाँ, जो सुनील गामा, जो उन्होंने अपना हलफनामा दिया 2018 में, उन्होंने अपनी एक संपत्ति छुपाई थी। ठीक है, वो हमने चुनाव आयोग में कंप्लेंट डाल रहे हैं। तो उन्होंने अपनी जो संपत्ति है 2012 की जो उन्होंने ली है 2018 में फरवरी महीने में, वो उन्होंने छुपाई है जी। वो ली उन्होंने 22/9/2018 को, और उसको मेंशन नहीं करा चुनाव आयोग में। तो
तो ये चुनाव आयोग में और आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए उनके खिलाफ हम चुनाव आयोग में दे रहे हैं। चलिए, तो और सबूत के तौर पर क्या चाहिए, क्योंकि व्यूवर्स आप लोगों ने देखा तमाम वो डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं जिसके आधार पर आरोप विकेश सिंह नेगी लगा रहे हैं कि देहरादून के मेयर किस तरीके से अपने पद का उन्होंने दुरुपयोग किया है। 2018 पर जैसे ही उन्हें मेयर पद मिला उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपनी झोली भरने का काम किया है। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे हों और फिर देखते हैं कि किस तरीके से किन किन लोगों के नाम जो है उनमें शामिल होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देहरादून के इंदिरा मार्केट का रीडेवलपमेंट काम पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में तकरीबन 600 व्यापारी मझधार में फंस गए हैं। दरअसल इंदिरा मार्केट की दुकानों को तोड़ने में तो प्रशासन ने खूब तेजी दिखाई, लेकिन नई बिल्डिंग का निर्माण महज 2% काम होने के बाद ही ठप हो गया। अब नई बिल्डिंग में अपनी दुकान मिलने का इंतजार कर रहे व्यापारियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देहरादून की इंदिरा मार्केट की नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है, जिसकी वजह से व्यापारियों का काम भी ठप है। दरअसल इंदिरा मार्केट की दुकानों को तोड़ने में प्रशासन ने खूब तेजी दिखाई थी, लेकिन नई बिल्डिंग का निर्माण महज 2% काम पूरा होने के बाद से ही ठप पड़ा हुआ है। वहीं जिनको पहले फेज में दुकानें मिलनी थी उनको 14 महीने का समय दिया गया था, लेकिन जिस तरह से अब काम अधर में लटका है उसे देख यही लगता है कि व्यापारियों को नई दुकानें फिलहाल नहीं मिल पाएंगी। आपको बता दें कि 242 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार होने वाले इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को 2017 में मंजूरी मिली थी। तब इसका काम शुरू कराया गया, लेकिन सरकार बदलते ही काम ठंडे बस्ते में चला गया। दोबारा दिसंबर 2022 में भूमि पूजन हुआ और 2024 तक पहले चरण में 2 फ्लोर तैयार करने की समय सीमा भी तय की गई थी। साथ ही 1000 से ज्यादा वाहनों के लिए पार्किंग बनाई जानी थी, जिसके लिए 14 महीने का समय रखा गया। लेकिन महज 2% काम होने के बाद से निर्माण कार्य पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। दरअसल एमडीडीए को इस नई बिल्डिंग के पहले चरण का काम 2024 तक पूरा करना है, लेकिन हालात देखकर ये नहीं लगता है कि तय समय सीमा पर ये काम पूरा हो पाएगा। उधर एमडीडीए के उपाध्यक्ष का भी कहना है कि काम की रफ्तार काफी धीमी है और इसको लेकर संबंधित कार्यदायी संस्था को नोटिस देने की भी बात उन्होंने कही है। उसमें थोड़ा गति तीव्र होनी चाहिए, धीमी गति से हो रहा है, तो उसमें नोटिस जारी करने के लिए हमें बोला है कि जो पार्टी काम कर रही है वो अगर इंटरेस्टेड नहीं है या तेजी से काम नहीं करती तो हम एग्रीमेंट को निरस्त नहीं कर सकते। जहां एक तरफ एमडीडीए अब नोटिस देने की बात कर रहे हैं, तो वहीं नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य ठप होने से व्यापारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर व्यापारियों ने नाराजगी भी जताई है। क्या करें, हम तो बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं, बिल्कुल जीरो में चल रहा है काम। ठीक है जी, हमें 14 महीने का समय दिया गया है, 6 महीने तो वैसे ही बीत गए। ठीक है जी, कभी मजदूर नहीं है, कभी सामान नहीं आ रहा है, कभी कुछ नहीं है, तो क्या किया जाए। 14 महीने का टाइम दिया गया था हमें, लेकिन अभी 6 महीने हो गए। हम बार बार जा रहे हैं कि काम क्यों नहीं शुरू हो रहा, तो बोलते हैं कि बस कल से हो जाएगा, 1 हफ्ते बाद हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। हम तो बहुत परेशान हो गए, यहाँ कारोबार भी नहीं चल रहा हमारा। दुकानें देखो हमारी कितनी छोटी छोटी बनाई। भले ही एमडीडीए कार्यदायी संस्था को नोटिस देने की बात कह रहा हो, लेकिन जिस तरह से आनन फानन में व्यापारियों को उनकी पुरानी दुकानों से हटाया गया, उनके सामने अब बड़ा संकट खड़ा हो गया है। क्योंकि जिस तरह से काम में धीमी रफ्तार देखने को मिल रही है, उसे देख ये नहीं लगता है कि 2024 तक पहले चरण का काम पूरा हो पाएगा। उधर व्यापारियों के सामने भी रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से कैमरामैन संदीप त्यागी के साथ हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। कल देर रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश और सर्द हवाओं ने एक बार फिर लोगों को ठंड का एहसास कराया है। हालांकि बारिश से कई जगहों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। उधर बारिश से लगातार लोग परेशान हो रहे हैं और साथ ही ओलावृष्टि भी हुई और इसकी वजह से खासा तौर पर अगर किसानों को देखा जाए तो किसानों को भी नुकसान झेलना पड़ा है। बारिश के चलते मसूरी लाइब्रेरी चौक के पास वाल्मीकि मंदिर के सामने सवाई होटल का पुश्ता टूट गया और पुश्ता टूटने से कई गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गई हैं। वहीं लोहाघाट में भी मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। किसानों को इससे भारी नुकसान हुआ है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
8 अप्रैल से होगा बीजेपी विधायकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता पढ़ाएंगे राजनीति का पाठ। अधर में लटका देहरादून की इंदिरा मार्केट की नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य। 2017 में मिली थी मार्केट के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी। व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट। मेरगामा के बाद बीजेपी पार्षदों पर अवैध रूप से संपत्ति कब्जाने का बड़ा आरोप। वकील विकेश सिंह ने किए बड़े खुलासे। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए बड़े कारनामे। कांग्रेस ने बीजेपी पर खड़े किए सवाल। विपक्ष से घबरा गई सरकार। लोकतंत्र की हत्या का लगाया आरोप। 25 से 30 अप्रैल प्रदेश भर में बीजेपी के खिलाफ निकालेंगे रैली। और उत्तराखंड में बारिश और सर्द हवाओं ने फिर बढ़ाई ठंड। मूसलाधार बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त, किसानों की फसलों को भारी नुकसान।